चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। मीन्स हाउ यू कैन सेव योर वाटर। ठीक है, वाटर जो है वो किस तरह से कंटेमिनेट होता है, क्या डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहला जो है, वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड बाय द, पानी जो है वो किस तरह से कंटेमिनेट होता है जब एग्रीकल्चरल केमिकल्स, यानी कि जो खेत हैं, खेत में जो आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो फार्मर्स जो हैं वो जब बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को यूज़ करता है, फर्टिलाइज़र को यूज़ करता है क्रॉप की प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये केमिकल्स जो हैं वो पानी के साथ साथ जो है वो किस में चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, और पानी के साथ साथ ये रेन्स, जैसे कि ये केमिकल्स हैं, जैसे रेन्स होती हैं, फ्लड्स आते हैं, तो ये सारा पानी के अंदर ये केमिकल्स मिक्सअप हो जाते हैं, जिससे जो है वाटर पोल्यूशन होता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। इंडस्ट्रीज़ जो है वो कुछ हार्मफुल केमिकल वेस्टेज को जो है वो रिलीज़ करती हैं वाटर सोर्सेज में, जिससे जो है वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। देन उसके बाद सीवेज वेस्टेज हैं, जैसे वेस्ट जो आपका जो किचन से वेस्ट आ रहा है, टॉयलेट से जो वेस्ट आ रहा है, या लॉन्ड्री सोर्सेज से जो वेस्ट आ रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को कंटेमिनेट करने के लिए। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एट एन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखिए। ठीक है, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब अगर आपने इंडिविजुअली एयर पोल्यूशन को जो है वो कम करना है, तो आप क्या करेंगे। एट एन इंडिविजुअल लेवल कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय, सबसे पहला अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ कार्स एज मच एज पॉसिबल। कह रहे हैं कि कार का यूज़ जो है वो जितना आपसे संभव हो पाता है उतना कम करें। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। देन व्हीकल्स को शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ ना करें। क्लीन फ्यूल को यूज़ करें, जैसे एलपीजी, सीएनजी को यूज़ करें डीजल और पेट्रोल की जगह पे। ठीक है, गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करें, उसको बर्न ना करें। कंट्रोल करें जो व्हीकल से और हाउस होल्ड चिमनी से जो एमिशन होता है उसको कंट्रोल करें। तो ये सारे काम हैं जो कि इंडिविजुअल अपने लेवल पे कर सकता है एयर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्या ये सही है। ये एक बुक में भी आपको पढ़ाया गया कि जो साफ़ सुथरा पानी होता है, जैसे क्लियर ट्रांसपेरेंट जो दिखता है पानी, क्या वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ है। सो आंसर है नो। जो साफ़ पानी दिख रहा है वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या कारण है, क्योंकि पानी जो है वो आपको साफ़ तो दिखाई दे सकता है, साफ़ तो दिख रहा है, पर हो सकता है कि उसमें जो है वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। तो उसको कैसे किल कर सकते हैं आप, बॉइलिंग की हेल्प से। सो बॉयल करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किल होंगे। नो, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर माइट अपीयर क्लीन बट इट मे कंटेन सम डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर डिजॉल्व्ड impurities. Hence, it is advised to purify water before drinking. Purification can be done by purifying systems or by boiling the water. Next question है, you are a member of the municipal body of your town. Make a list of the measures that would help your town to ensure the supply of the clean water to all the residents. Answer है, to ensure the supply of the clean water to all the residents, the following steps must be taken. First, क्या है कि क्लीन वाटर को बिल्कुल क्लीन करने के लिए जो पानी को जो है वो किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। द मेन वाटर सोर्स मस्ट बी बिल्ट इन क्लीन सराउंडिंग्स एंड शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। क्या है कि जो पानी का सोर्स है वो बिल्कुल जो है वो क्लीन सराउंडिंग्स में होना चाहिए और उसको मेंटेन जो है वो प्रॉपरली करना चाहिए। देन उसके बाद है, केमिकल मेथड सच एज द क्लोरीनेशन मस्ट बी यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो है वो क्लीन केमिकल मेथड्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। केमिकल मेथड सच एज द क्लोरीनेशन एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। द एरिया अराउंड वाटर पाइप्स मस्ट ऑल्सो बी क्लीन। कह रहे हैं कि ऐसा एरिया जो कि वाटर पाइप्स के अराउंड हो वो भी क्लीन होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्योर एयर एंड द पोल्यूटेड एयर। प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर में क्या डिफरेंस है। प्योर एयर कंटेन्स अराउंड 78% नाइट्रोजन। जो प्योर एयर होती है उसमें जो है वो 78% नाइट्रोजन होती है।
21% ऑक्सीजन होती है और 0.3% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं। ठीक है। अदर गैसेस सच एज द आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। कह रहे हैं कि कुछ और भी गैसेस होती हैं जैसे कि आर्गन, मीथेन, ओजोन और कुछ वाटर वेपर्स, वो भी स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। When this composition of air is altered by addition of harmful substances or gases such as the nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide and particulate matter, then the air is said to be polluted। कह रहे हैं कि जब एयर की कंपोजिशन जो है जब चेंज होने लगती है कुछ हार्मफुल गैसेस की वजह से, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, पार्टिकुलेट मैटर की वजह से हमारी जब एयर जो है वो हार्मफुल एयर बन जाती है, जब वो उसकी जो कंपोजिशन जो है वो चेंज होने लगती है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारी एयर जो है वो क्या है, पोल्यूटेड है। यानी कि नॉर्मली जो प्योर एयर होती है, प्योर एयर में जो है वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है कि उसमें 78% नाइट्रोजन होगा, 21% ऑक्सीजन होगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। बट जैसे ही केमिकल्स कुछ स्मोक रिलीज होगा या हार्मफुल केमिकल्स सब्सटेंसेस गैसेस जो हैं रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली ये जो कंपोजिशन है इसकी एयर की, ये जो है अफेक्टेड होती है। तो एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि एयर इज पोल्यूटेड नाउ। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द एसिड रेन। क्या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि बताते हैं कि एयर जो है, जो रेन वाटर जो है, जैसे एसिड रेन जो है वो किस तरह से होती है। हाउ डज द एसिड रेन अफेक्ट अस, एसिड रेन जो है वो हमें किस तरह से अफेक्ट करती है। सो आंसर है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स and the diesel releases a variety of pollutants such as the sulfur dioxide and nitrogen dioxide into the atmosphere। कह रहा है कि जब फ्यूल्स को जलाया जाता है, ठीक है, जैसे कोल को, डीजल को, तो उससे जो है वो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एयर में। तो उनमें से कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। फिर यही पोल्यूटेंट्स जो हैं वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। वाटर वेपर्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स। और यही एसिड्स जो है वो बारिश के साथ जो है वो धरती के ऊपर आते हैं और क्या बनते हैं, एसिड रेन बनते हैं। तो एसिड रेन की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, हमारी जो मार्बल की बनी हुई चीज़ें हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं या कुछ जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं जैसे ताजमहल है, ये सारा जो है वो डैमेज होने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो ऑप्शंस में है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। सो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा नाइट्रोजन है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ऑन वर्ड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने वर्ड्स में लिखें। ठीक है, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या लीड करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। ओवरऑल इंक्रीज जो आता है धरती के टेम्परेचर में, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। और मेनली ये गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। जब सूरज की किरणें जो हैं, सोलर रेडिएशंस जो हैं वो धरती के ऊपर पड़ती हैं, तो धरती जो है वो कुछ रेडिएशंस को तो एब्जॉर्व कर लेती है, बट कुछ रेडिएशंस जो हैं वो फिर से बैक जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, वो जो है हीट को जो है इवॉल्व करती हैं। दिस हेल्प्स इन कीपिंग अवर प्लैनेट। इससे जो है हमारा जो प्लैनेट है वो गर्म होने लगता है। ठीक है, गर्म होने लगता है। जैसे कि जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एक्सेसिव, इनका जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस का इनमें इंक्रीज होने लगता है, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है।
सो ताजमहल की ब्यूटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, कैसे इसको जो है वो इसकी ब्यूटी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती गई। कह रहे हैं कि एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन एक मेजर थ्रेट है किसके लिए, ताजमहल की ब्यूटी के लिए। एसिड रेन जब इस मॉन्यूमेंट के ऊपर पड़ी, ठीक है, जब एसिड रेन जो तेजाब की बारिश है जो इस मार्बल के ऊपर पड़ी, तो मार्बल ने जो है वो पाउडर लाइक सब्सटेंस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और रेन की हेल्प से जो जैसे रेन रेन आई तो रेन की हेल्प से वो जो पाउडर है वो जो है वॉश्ड अवे हो गया वहाँ से। तो इस तरह से जो वाइट मार्बल था वो धीरे धीरे जो है डैमेज होने लगा। इस फिनोमेना को मार्बल कैंसर कहते हैं, ठीक है। सूट पार्टिकल्स जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी से रिलीज होते थे, ठीक है, आगरा के आस पास जो है, आगरा के पास जो उसके नज़दीक ही जो है वो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, जिससे जो है सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, जिससे जो मार्बल जो है वो येलो होने लगता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। किस तरह से न्यूट्रिएंट्स का जो इंक्रीज्ड लेवल है वाटर में वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि पानी होता है ना, पानी के बीच में अगर ग्रीन एल्गी ग्रो करने लगे तो उससे जो है वो जो पानी के बीच में जो मछलियाँ होती हैं उनको सर्वाइव होने में दिक्कत आती है, वो डाई हो जाती हैं। तो कह रहे हैं एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा तो उससे जो है वो एक्सेसिव इंक्रीज होने लगेगा पॉपुलेशन ऑफ एल्गी में इन द वाटर बॉडी। व्हेन दिस एल्गी डाई, जब ये एल्गी जो है वो डाई करती है, दे सर्व एज अ फूड। और ये जब एल्गी जो होती है, मेनली आपने देखा होगा कि पानी है, पानी में जो है वो हरे रंग की जो है वो एल्गी होती है, बहुत सारी एल्गी ग्रो करती है, ठीक है। जब ये एल्गी जो है वो डाई कर जाती है, जब ये एल्गी जो है डेड हो जाए, एल्गी जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, लिविंग है, जब ये जो है वो इनकी डेथ हो जाएगी तो ये एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगी, डीकम्पोजर। व्हेन दिस एल्गी डाई दे सर्व एज अ फूड फॉर डीकम्पोजर्स। तो इनके ऊपर छोटे छोटे डीकम्पोजर जो है वो एल्गी के ऊपर फीड करने लगेंगे, ठीक है। जब फीड करने लगेंगे तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी, बहुत सारी ऑक्सीजन इस पॉइंट वाटर में जो ऑक्सीजन है वो उसको सारे डिकम्पोजर्स जो है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर बॉडी। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला था उसको सारे को यूज कर लिया किसने, डिकम्पोजर्स ने। तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। दिस इन टर्न कॉजेज फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू डाई। जिससे क्या होगा कि फिशेस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है इसके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, एल्गी की अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, जहाँ पे भी आपको पॉन्ड दिखाई देते हैं, रिवर्स दिखाई देती हैं, या बहुत सारे ऐसे पॉन्ड की स्ट्रीम्स हैं जो दिखाई देते हैं, जहाँ पे आपको जो है वो ग्रीन कलर का जो है वो ग्रीन कलर ऐसे ऐसे एल्गी दिखाई देती है, ठीक है, एल्गी दिखाई देती है। तो ये एल्गी जो है, जो पानी यहाँ पे था, इस पानी में जो है क्या है, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे हैं, फिशेज भी होती हैं यहाँ पे। फिशेस जो है वो पानी के बिल्कुल जो है वो बीच हैं। तो ये जो फिशेस हैं, सपोज ये फिशेस हैं और ये एल्गी है और यहाँ पे जो है वो वाटर है, ठीक है। पानी पानी के अंदर जब एल्गी, ये वाली एल्गी जो है ये डाई कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इस पानी में जो है वो छोटे छोटे जो है वो क्या है, डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजर्स किसको खाने लगेंगे, एल्गी को खाने लगेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। तो डिकम्पोजर्स जो हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो इस वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थे उसको डिकम्पोजर्स जो थे वो खाने लग गए, ठीक है, यूज करने लग गए, ऑक्सीजन लेने लग गए। तो ऑक्सीजन जो है वाटर में क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगा इसका लेवल। तो ऑटोमेटिकली जो फिशेस थी, इसमें फिशेस थी पानी में, वो क्या हो जाएंगी, सारे की सारे उनकी डेथ हो जाएगी। तो यही इफेक्ट है एल्गी का एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से आपके 10 क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन इस लेसन के कंप्लीट होते हैं, आप सभी बच्चों ने याद कर लेने हैं।